हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में आज शाम एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह में इंडिया गठबंधन के प्रमुख सदस्यों सहित कई प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को शाम 4 बजे हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झामुमो नेता हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के गमलियान को 39,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराकर बरहेट सीट बरकरार रखी। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल होने की पुष्टि की गई है। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तो उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका भी उन नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो गई हैं जिनके परिवार का एक न एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। इसके अलावा एक रोचक तथ्य ये भी है कि आज से संसद में बतौर सांसद तीनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी को गोल्डन बॉर्डर से सजी सफेद साड़ी में देखा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में कांग्रेस सांसद और अपने भाई राहुल गांधी की तरह शपथ ग्रहण करते वक्त संविधान को पकड़ा हुआ था। महायुति के तीनों नेता इकट्ठे होंगे और गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में औपचारिक रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद महायुति इसकी घोषणा करेगी। अजीत पवार भी संकेत दे चुके हैं कि 30 नवंबर या 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा होने की संभावना है। तो वहीं शिंदे के दावेदारी छोड़ने के साथ ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अब फडणवीस का दावा सीएम की कुर्सी पर पुख्ता माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी में आखिरी पलों में किसी नए दावेदार के नाम की दस्तक से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं शिंदे ने कहा कि गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ हमारे तीनों दलों की बैठक होगी और उस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अभी तक महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बनेगा इसकी घोषणा नहीं की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकती है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से महायुति की सरकार स्थापित होगी। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की है। मैंने उनसे भी कहा कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय लीजिए। बीजेपी जो अंतिम निर्णय लेगी उस निर्णय की तामील हो जाएगी। मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे और बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा उसको शिवसेना का पूरा समर्थन दिया जाएगा। दरअसल 2019 में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए शिवसेना की जरूरत थी। उस समय भी मुख्यमंत्री पद का मुद्दा काफी चर्चा में था और इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार आई तो वहीं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस बार नंबर बीजेपी के पक्ष में थे, इसलिए शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं था। केरल के वायनाड से उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार यानी कि 28 नवंबर को सांसद पद की शपथ ले चुकी हैं। तो वहीं बुधवार को केरल कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका को विनिंग सर्टिफिकेट ला कर दिया। वायनाड में प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले हैं जबकि सीपीआई के उम्मीदवार सत्यम को 2,11,407 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस सीट पर बीजेपी तीसरे स्थान पर रही है। बीजेपी के उम्मीदवार नव्या हरिदास के खाते में 1,99,939 वोट आए हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह के बाद 30 और 1 दिसंबर को वायनाड का दौरा कर सकती हैं। सूत्रों के हवालों से ऐसी जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी वायनाड में 2 दिवसीय दौरे में 7 रोड शो करेंगी। सभी विधानसभा सीटों पर वो रोड शो करेंगी और प्रियंका ने जीत के लिए लगाई थी पूरी ताकत। तो वहीं वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से ही खाली हुई थी। हिंसा के 3 दिन बाद बुधवार को पुलिस की ओर से जारी किए गए पोस्टरों में अधिकतर उपद्रवी 20 से 30 साल की उम्र में बताए जा रहे हैं। जारी तस्वीरों में उपद्रवियों के हाथ में ईंट, पत्थर और हथियार दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो वीडियो और फुटेज मिले हैं उनमें नाबालिग और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों के पोस्टर जारी नहीं किए हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि जितने वीडियो अभी तक सामने आए हैं उसमें भीड़ को कोई रोकने या समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जो भी आया वो भीड़ का हिस्सा बनता गया और उपद्रव में शामिल हो गया। ये वीडियो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। भीड़ जामा मस्जिद के पीछे से क्यों पहुंची और उपद्रवियों के पास तमंचे कहां से आए।
संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की कोर्ट में 29 नवंबर को पहली सुनवाई होनी है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। जिला न्यायालय से लेकर आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो वहीं बृहस्पतिवार की दोपहर से ही ड्रोन कैमरा की निगरानी में न्यायालय परिसर समेत न्यायालय के आसपास का क्षेत्र रहेगा। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने संभल के इस बवाल के बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मदनी का कहना है कि सर्वे के नाम पर की जा रही गतिविधियां विश्वास को कमजोर कर रही हैं। मदनी ने पत्र में इस समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के जरिए समाधान करने की मांग की है। संभल में हुई इस हिंसा पर स्वरा ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने लिखा है, हम भारत में उस स्थिति में हैं जहां कानून लागू करने वाले लोग नागरिकों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, और न्यायपालिका वो शायद भगवान से सलाह ले रहे हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। बिल्कुल बकवास। आपको बता दें कि संभल हिंसा के बाद से स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के पोस्ट और रीट्वीट्स भी कर चुकी हैं और उनका ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। हिंसाग्रस्त मणिपुर के जिरीबाम जिले में अपहरण किए गए 6 लोगों को बड़ी नृशंसता से मारा गया। 2 महिलाओं और 1 बच्चे के बाद बाकी 3 की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उग्रवादियों में किस कदर हैवानियत भरी थी इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 10 महीने के बच्चे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब उग्रवादियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने बच्चे की दोनों आंखें निकाल ली और सभी शवों पर गोलियों के घाव और क्रूर चोटों के निशान भी देखे जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची है, जहां पर छापेमारी कर रही ईडी टीम पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि ईडी की टीम साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुई घटना के बारे में पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी है। यहाँ जांच PPPYL साइबर ऐप धोखाधड़ी मामले से जुड़ा हुआ है। मामले में कथित आरोपियों जिनमें अशोक शर्मा और उनके भाई शामिल हैं, कथित तौर पर ईडी टीम पर हमला किया। सूत्रों का ऐसा कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है और स्थिति अब नियंत्रण में है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक मैप भी जारी किया है जिसमें ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि अमित शाह के आवास से कुछ किलोमीटर के दायरे में ही हाल ही के दिनों में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो। मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। कई पानी में चीज़ें ठीक की, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के बाद मामला गरमाया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर बयानबाजी भी जोरों पर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव और ओवैसी का इस मामले पर रिएक्शन सामने आया है। इसके बाद बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान जारी किया है। पहले बताएं तो सपा सांसद रामगोपाल ने मामले में जजों पर ही आपत्तिजनक बयान दिया है। अब इस मामले पर बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, आइए आपको सुनाते हैं। का आदेश हुआ है और अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि वो अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन धर्म के लिए अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे कर दिया। एक्स पर एक पोस्ट पर श्रीकांत ने कहा कि उनके पिता का महाराष्ट्र के लोगों के साथ अटूट बंधन है। उन्होंने दिन रात समाज की हर वर्ग के लिए मेहनत की है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने पिता और शिवसेना के मुखिया पर गर्व करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा रखा है और गठबंधन धर्म का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने इसके लिए अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक आम आदमी की तरह काम किया और मुख्यमंत्री आवास वर्षा बगले के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए। श्रीकांत ने आगे कहा कि ये कहा जाता है कि सत्ता का लालच सभी को खींचता है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपवाद हैं। उनके लिए देश की सेवा है और यहाँ के लोग सबसे पहली प्राथमिकता हैं और उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। संभल बवाल के बाद 4 दिन से बंद इंटरनेट का असर कारोबार पर पड़ना शुरू हो गया है। एक ओर जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में 4 दिनों से कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई है और इस तरह कारोबारियों पर भी इंटरनेट सेवा बंद का असर है। रविवार की शाम से संभल तहसील में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 4 दिन से लगातार इंटरनेट बंद होने से करोड़ों रुपए का लेन देन भी प्रभावित हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय में 50 से 60 लाख की रजिस्ट्री औसतन एक दिन में होती थी। इसी तरह पेट्रोल पंप पर भी ऑनलाइन भुगतान होता है। बाजार में भी ज्यादातर लोग खरीदारी के बाद ऑनलाइन भुगतान ही करते हैं और अब ऑनलाइन भुगतान प्रभावित हो गया है। भारतीय नौसेना ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बुधवार को K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गौरतलब है कि K4 मिसाइल का ये परीक्षण नौसेना में हाल ही में शामिल हुई परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से किया गया है। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का संचालन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किया जाता है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है और इससे नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। INS अरिहंत को एक बार में 12 K-15, 4 K4 और 30 टॉर्पिडो से लैस किया जा सकता है। किसी पनडुब्बी के K4 बैलिस्टिक मिसाइल का ये पहला सफल परीक्षण है। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में एक स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से इलाके में अब सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। इलाके में धमाके की तेज आवाज सुनाई दी है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आज सुबह 11:48 पर पुलिस को प्रशांत विहार इलाके से विस्फोट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मिठाई की दुकान के पास एक स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ है। भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन के अब तक के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों को कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का भी तड़का खूब पसंद आ रहा है। रूह बाबा और मंजुलिका की जुगलबंदी ने पर्दे पर ऐसा कमाल दिखाया है कि रिलीज के 27वें दिन भी दर्शक इसे देखने के लिए सिनेमा घरों तक आ रहे हैं। तो वहीं 150 करोड़ रुपए की बजट में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 में माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी भी मुख्य भूमिकाओं में है।
मूवी ने पहले हफ्ते की कमाई से ही साफ कर दिया था कि वो बॉक्स ऑफिस पर नया कीर्तिमान रचने जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 250.10 करोड़ रुपए हो गया है। बताते चले कि भूल भुलैया सीरीज पहले से ही एक मजबूत और सफल फ्रेंचाइजी है, तो वहीं भूल भुलैया 2 ने भी बड़ी सफलता हासिल की थी। फिल्म ने दर्शकों को वो मनोरंजन का अनुभव दिया है जिससे वो बड़े पर्दे पर दोबारा चाहते थे और भूल भुलैया 3 इस उम्मीद पर खरी उतरी है। ऐश्वर्या राय के दुबई इवेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनके नाम के आगे बच्चन सरनेम नहीं लगा हुआ है। इस वीडियो के सामने आते ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन तलाक लेने वाले हैं। बता दें कि सामने आए इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि उन्हें अपने नाम के साथ किसी सरनेम की जरूरत नहीं है, वो केवल और केवल ऐश्वर्या राय ही हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर अभी भी उन्होंने अपना बच्चन सरनेम लगाया हुआ है। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि सरनेम हटाने की वजह से जो तलाक की खबरों ने तूल पकड़ा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल दुबई के इस इवेंट में प्रोफेशनल वजहों के कारण ही एक्ट्रेस के पहले नाम का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि एक्ट्रेस दुबई में ग्लोबल वुमेन फोरम कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए पहुंची थी। घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स 700 अंक गिरा, निफ्टी 24,100 से नीचे आया। इससे पहले शेयर बाजार गुरुवार को एक बार फिर हरे निशान पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ने रफ्तार धीमी और लेकिन उछाल भरी रही। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 95 अंक चढ़कर 80,329.08 अंकों पर, 50 शेयरों वाला निफ्टी 48.15 अंक की बढ़त के साथ 24,323.05 अंकों तक पहुंच गया है। इसके अलावा रुपया शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.46 पर स्थिर रहा। तो वहीं आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों वाले शेयरों में HDFC बैंक, अदानी पोर्ट्स, ITC, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील शामिल हैं। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का बल्ला घरेलू टूर्नामेंट में जमकर गरज रहा है। बुधवार को तमिलनाडु के खिलाफ खेले हुए मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने इस मैच में कुल 69 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 230 का रहा। हालांकि गेंदबाजी में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये पहला मौका नहीं है जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक का बल्ला गरजा है। इससे पहले भी सोमवार को उत्तराखंड के खिलाफ खेले हुए मुकाबले में 31 वर्षीय ऑलराउंडर ने 41 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया था। तो वहीं गुजरात के खिलाफ शनिवार को खेले गए मुकाबले में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 74 रन बनाए थे। तो वहीं दोनों मैचों में बड़ौदा की 5-5 विकेट से जीत हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।